बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ साकिब बशीर साहब मौजूद हैं। सीनियर प्यून जज जस्टिस मंसूर अली शाह के सामने इस वक्त एक खुला चैलेंज जो है वो खड़ा हो गया है। गुज़श्ता रोज़ फैसला आया, मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला। 36 घंटे गुजर चुके हैं, अब तक क्या बड़ी पेशरफ्त हुई है उसके हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त बाकायदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि इस वक्त हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह आमने सामने हैं। प्रिवेल कौन करेगा, गालिब कौन आएगा, इस हवाले से कुछ इशारे अब मिलना शुरू हो गए हैं। उनके हवाले से साकिब बशीर साहब से बात करेंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो बड़ी बुरे तरीके से ठोकर खाकर गिरा था, उसको एक थपकी भी मिल गई है। केस कुछ और था। काजी फाइज ईसा साहब ने जो है वो आईनी इदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके आईनी किरदार के ऊपर फुल कोर्ट ने बड़ा सवालिया निशान खड़ा किया है, उस आईनी इदारे को थपकी दी है, उसकी हिमायत में जो गुफ्तगू की है उसके ऊपर भी बात करेंगे। साकिब बशीर साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी का स्टेटमेंट है, फिर हुकूमत की वाइब्स जो अब आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं होना। पहले तो ये बताएं कितना बड़ा चैलेंज है मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस के लिए, अगर आईनी तरमीम पास नहीं होती और उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है, उनके फैसले पर अमल दरामद अगर नहीं होता, वो नहीं करवा पाते, तो फिर वही मामला है जो उमर अता बंदयाल का था कि फ़ैसला दे दिया और अमल दरामद कोई नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एक तो उमर अता बंदयाल जो है वो 3 या 5 जजेस थे जिन्होंने वो फैसला दिया था जो इलेक्शंस मैटर वाला, और वो उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। फिर जो उमर अता बंदयाल थे वो माइनॉरिटी में थे सुप्रीम कोर्ट में, उनकी जो ख्याल जजेस हैं, जिस तरह आजकल काजी साहब हैं। और दूसरा, अभी जो फैसला है ये फुल कोर्ट का फैसला है, मतलब 8 जजेस अक्सरियती हैं, लेकिन ये फुल कोर्ट का फैसला हुआ कंसिडर होता है, मतलब पूरी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अब इस पे जो मेरी नज़र में 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि हुकूमत अमल ना करे और आईनी तरमीम ले आए, जैसी तैसी ले आए, और उसके बाद जो है वो अपनी आईनी अदालत बना के अपनी दुकान अलग खोल रहे और सुप्रीम कोर्ट को कहे कि हम मानते ही नहीं हैं। फिर भी मेरा नहीं ख्याल कि सिस्टम जो है वो चल पाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस होगी, जो वकला की को बॉडीज़ हैं उनकी जानिब से भी होगी, जो इलेक्टेड बॉडीज़ हैं उनके तो अपने मसाइल हैं। लेकिन लाहौर में आपको पता है वकील इकट्ठे हुए, पेशावर में उन्होंने अब जो कन्वेंशन का अनाउंसमेंट कर दी है, अली अहमद कुर जैसे वकील मैदान में आ गए हैं, तो रेजिस्टेंस होगी। अब दूसरी सूरत यह है कि वो आईनी तरमीम कर ही ना सकें। अच्छा, आईनी तरमीम अगर वो ना कर सके तो फिर उनको हर सूरत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि आज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जो इलेक्शन मैटर था पंजाब के इलेक्शंस वाला, उसमें जमाल खान मंदोखेल ने कहा किसको, सलमान अकरम राजा को, कि जो लाहौर हाई कोर्ट थी वो अब खुद नोटिफिकेशन नहीं कर सकती थी ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का। वो ये करते कि उन्होंने एक फैसला दिया था, इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले पर अमल नहीं किया, तो इलेक्शन कमीशन को कंटेम्प्ट में बुला लेते। आज 3 दफ़ा ये जुमला उन्होंने दोहराया। तो मेरे लिए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों वाले फैसले पर ना इलेक्शन कमीशन अमल कर रहा है, ना ही हुकूमत वक़्त कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये एक जो वो पाई जाती है आवाज़ कि अगर फैसले पर अमल नहीं होगा तो फिर कंटेम्प्ट में बुलाया जाएगा। लेकिन साकिब, ये मामला जो है वो ज़ाहिर है कि आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपने तरीके से इसको देख रहे हैं, लेकिन 12 जुलाई को फैसला आया था फुल कोर्ट का, और फुल कोर्ट का 8 की मेजॉरिटी के साथ फैसला, जो कि पूरी सुप्रीम कोर्ट का फैसला तसव्वुर होता है, उसको अब कितना वक्त गुजर चुका है। अगर इस फैसले पर अमल दरामद उस वक्त नहीं हुआ तो वो भी तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, उसमें भी हीले बहाने से काम ले रहा है। इलेक्शन कमीशन ने उस पर अमल दरामद, इलेक्शन कमीशन इजलास पर इजलास किए जा रहा है, और अब हमारे पास खबर ये आ रही है, जो सोर्सेज हैं वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस तफसीली फैसले के आने के बाद मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर करने का फ़ैसला कर लिया है कि हम मुतफर्रिक दरख्वास्त जो है वो एक मिसलिनियस एप्लीकेशन डाल रहे हैं बिफोर द कोर्ट कि नज़रसानी की जाए इस फैसले पर। नज़रसानी का कहना फैसले पर अमल दरामद से पहले, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट को चैलेंज नहीं है खुला कि हम आपका फैसले पर अमल दरामद भी नहीं कर रहे और हम कह रहे हैं इसको तब्दील करें? ये सिर्फ चैलेंज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन है जो इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई से कर रहा है। 12 जुलाई, 12 अगस्त, फिर 12 सितंबर और आज 24 सितंबर है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि
पिछले तकरीबन 74 डेज हो चुके हैं और इलेक्शन कमीशन अमल नहीं कर रहा। और अभी रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत दी थी उसमें भी इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कहा था कि आप हीले बहाने करके इसको लटकाना चाह रहे हैं और आप जो है वो आपका किरदार एक डाखाने का था जहां आप जो है वो दूसरी चीज़ों में पड़ गए। और कल का जो फैसला है, कल का फैसला जिसने पढ़ा नहीं है ना वो तो बात करेगा, अगर इस तरफ वाले लोग अलग बात करेंगे दूसरी तरफ वाले अलग। कल का जो फैसला है मैं कहता हूं हर सवाल का जवाब मौजूद, हर सवाल का जवाब उसमें मौजूद है। अब तो इलेक्शन कमीशन के पास कोई एक सिंगल रास्ता भी नहीं है। मैं कहता हूं एक एप्लीकेशन क्या 10 एप्लीकेशन ये डाले वो उठा के इनके मुंह पर फेंकेंगे जितना तफसीली फैसला लिखा गया है। और इसमें एक और पैगाम भी है कि 8 जज आज भी, मतलब कल की जो तारीख थी 23 सितंबर को, वो इकट्ठे हैं। मतलब उनको अगर आप कहें कि 10 दिनों के बाद कोई तब्दीली आ जाएगी, तब्दीली आती नजर नहीं आती। एक एक सवाल पीटीआई को क्यों नशिस्तें दी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बजाय। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बैरिस्टर गोहर के दस्तखत या किसके दस्तखत हमने देखने हैं, उसका जवाब भी दिया गया। और उसमें और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर जो सवालात हैं, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मेरा ख्याल में इलेक्शन कमीशन जो है वो नज़रअंदाज कर रहा है। और इलेक्शन कमीशन जो है वो ज़राए से खबरें जो है वो मीडिया को देता है। और मैं तो रात ज़राए का सख्त रद्द अमल। क्या इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा फेसलेस है, वॉइसलेस है, मतलब उनकी कोई आवाज नहीं है, कोई उनके पास बंदा नहीं है, मीडिया डिपार्टमेंट नहीं है, मतलब मीडिया डिपार्टमेंट नहीं है, कोई प्रेस रिलीज, कोई उनका पीआरए, कोई उनका पीआरओ नहीं है, कुछ भी नहीं है कि इलेक्शन कमीशन अपना डायरेक्ट ही जवाब दे दे, जराए से जवाब दे रहे हैं। हम रिपोर्टर्स हैं, ईसा नकवी साहब सहाफ़ी हैं, इसी शहर में रहते हैं, हमें ही पता होता है कि जराए से जो खबर आई है एक्चुअली वहीं से आई है जहां से आया करती है, मतलब मुतलका इदारे से ही आई है। तो उसको जराए जो है वो कहकर जो है चलाया जाता है। तो इलेक्शन कमीशन के पास कोई रास्ता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कल जो फैसला दिया उसकी शुरुआत होती है वो दिसंबर 22 से, कि 22 दिसंबर का जो फैसला था वहां पे उसने क्लियर नहीं किया। फिर उसके बाद 13 जनवरी के फैसले के बाद क्लियर नहीं किया कि पीटीआई से हमने सिर्फ बल्ला लिया है, उनका जो स्टेटस खत्म नहीं किया। फिर उसके बाद लिखते हैं कि 2 फरवरी को सलमान अकरम राजा की दरखास्त पर जो उन्होंने ऑर्डर पास किया रिटर्निंग अफसर ने और इलेक्शन कमीशन ने, वो गैर कानूनी था। फिर उसके बाद पोस्ट इलेक्शन जो रिटर्न कैंडिडेट से उनको पीटीआई डिक्लेयर करना था, उन्होंने इंडिपेंडेंट किया, वो गलत किया। मतलब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तो एक इतनी लंबी चौड़ी चार्जशीट है कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि भाई आप अपना जो किरदार था इलेक्शन फ्री एंड फेयर कराने का, वो किरदार अदा करने में नाकाम रहे हैं। उसके पीछे एक पूरी लिस्ट है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट की वजह से एक उसके जो हुकूक थे उससे जो वो अलग किया गया। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन के पास मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक रास्ता भी है। एक और चीज मैं ऐड करूंगा, नजरसानी की दरखास्त जारी सी बात है, अभी तफसीली फैसला आ चुका है, वो फिक्स होनी है। जब फिक्स होगी तो इलेक्शन कमीशन का वकील जाएगा रोस्टरम पे, तो जज सबसे पहले तो ये पूछेंगे कि आप ये बताएं कि आपने फैसले पर अमल क्यों नहीं किया, नजरसानी करने आ गए हैं। और हमारे देखने वालों के लिए ये एक चीज बताना बहुत जरूरी है, नाज़रीन, नजरसानी जो है वो 4-5% बल्कि 3% नजरसानी एक्सेप्ट होने के चांसेस होते हैं। 95-96% नजरसानी की दरखास्तें खारिज होती हैं। इसका बहुत ही रेयर लिमिटेड स्कोप है, नजरसानी में पूरा केस नहीं खुलता। बिल्कुल उसमें एक पॉइंट्स देने हैं कि इस पॉइंट पे हमें जो है वो आप नजरसानी करें, और वो भी फिर सुप्रीम कोर्ट की इख्तियार है कि वो नजरसानी उसको किस तरह करेंगे। लेकिन एक ऐसा वक्त जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ इतनी सख्त ऑब्जर्वेशंस, ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन बल्कि 2 सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, उनके हवाले से ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, इंसाफ की फराहमी में रकावट फुल कोर्ट ने डिक्लेयर की है। एक ऐसे वक्त में काजी फैज़ ईसा का आपको याद होगा कि उन्होंने पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आईनी इदारा होने और उसके हवाले से और अपने जजेस के खिलाफ कि ये भी लाइन क्रॉस कर लेते हैं या ये इस तरीके से करते हैं, वो रिमार्क्स दिए थे। लेकिन अब क्या हुआ है मैं आपके सामने ज़रा रखता हूँ, इसका मुझे समझाएं कि काजी फैज़ ईसा का एक ऐसे वक्त में ये बोलना, ये कहना, जो रिमार्क्स उन्होंने दिए हैं ट्रिब्यूनल्स वाले केस में, चीफ जस्टिस ने केस की जो समाअत चल रही थी उस दौरान उन्होंने रिमार्क्स दिए कि आइन बनाने वालों ने इलेक्शन कमीशन को इदारा बनाया और वो चाहे तो ख़त्म भी कर सकते हैं।
अब ये ट्रिब्यूनल केस चल रहा था, सलमान अकरम राजा का और काजी फायजीसा साहब का मुकालमा हो रहा था। उसमें जो काजी फायजीसा साहब हैं वो ये कहते हैं, जब उन्होंने दलाइल सुने सलमान अकरम राजा के कि इलेक्शन कमीशन ने फ़लाँ अमल दरामद नहीं किया, हाई कोर्ट की बात नहीं मानी, फ़लाँ की बात नहीं मानी, तो चीफ जस्टिस कहते हैं कि क्या हम अदालती फ़ैसलों पर इन्हसार करें या आइन पर? अदालत आइन की पाबंद है, मुझे सरोकार नहीं जज ने क्या फ़ैसला दिया। तो ये कितनी तगड़ी थपकी है आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, कि मैं कहना नहीं चाहता लेकिन इसका मतलब यही है, डट जाओ। नहीं, बिल्कुल यही इसका तासुर ये जा रहा है। और मैं हैरान हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 19 जजेस हैं, 19 जजेस में एक हैं, वो चीफ जस्टिस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे उनकी चीज़ें हैं, लेकिन बतौर जज उनकी ओपिनियन, उनकी राय एक है, 19 नहीं है, बाकी 18 की राय अलग है। तो 8 जजेस ने पिछले दिन, मतलब कल के रोज़, बड़ा तफसीली फैसला दिया इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर। जो सवालात उठाए वही सवालात चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने भी उठाए कि आपने पीटीआई को आपने कंसिडर नहीं किया, गलत किया, इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं। और आज जो है वो बज़ाहिर ऐसे तबकी जो है वो दी जा रही है कि इलेक्शन कमीशन पहले ही जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मान रहा, हालांकि अगर ऑब्जर्वेशन देनी थी, ऑब्जर्वेशन तो ये दी जाती कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो इलेक्शन कमीशन पे बाइंडिंग है और इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना है। आज पूरा जो लेक्चर था वो ये था कि इलेक्शन कमीशन मुअज़्ज़ज़ है, मोहतरम है, काबिल इज़्ज़त है, उसको सर पे बिठाएं, वो एक आईनी इदारा है। मतलब ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि 8 फरवरी इलेक्शंस में जो कुछ हुआ उसको जो है वो बिल्कुल वो आईनी इदारा है, जो मर्जी है वो करता रहे, 8 फरवरी के बाद जो मर्जी है करता रहे, उन पर कोई जुडिशल रिव्यू जो है वो नहीं हो सकता। ये इसमें हैरान कुन जो बात मुझे लगी कि जिस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है। फिर जो सलमान अकरम राजा थे उन्होंने फिर रोका भी, फिर एक और बात उन्होंने की कि जो आइन है वो हमने आइन के मुताबिक हमने चलना है, अदालती फैसले जो है वो हमारे लिए वो नहीं होते, हमने आइन पे अमल करना है। हालांकि सलमान अकरम राजा ने भी ये बात की कि आइन पे अमल हमने करना है, जिस आइन की शिक को सुप्रीम कोर्ट उसकी तशरीह करती है, जो जिसका काम है अदलिया का, तो उस शिक के बाद जो आइन की जो शक्ल बनती है हमने उस पे अमल करना है। तो हैरान कौन तौर पर काजी चीफ जस्टिस जो है उनसे तासुर ऐसे जा रहा था कि आइन, फिर उन्होंने जो बात की कि वो जब इदारा चाहें बना दें, जब इदारा जो है वो ख़त्म करना चाहें चलें, इसकी हद तक तो ठीक है कि वो जो है वो कर सकते हैं। लेकिन इससे इस वक्त जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो के तनाजुर में जहाँ पे हुकूमत वक्त सुप्रीम कोर्ट को जो है वो उसके इख्तियारात ख़त्म करना चाह रही है, जो उस पर आइनी अदालत लाना चाह रही है, जो जजेस हैं अदलिया से कंट्रोलिंग अथॉरिटी बनाना चाह रही है, कंट्रोल करना चाह रही है सारे सिस्टम को, उस दौरान इस किस्म के जो रिमार्क्स हैं वो मेरे लिए तो हैरान सही रिमार्क्स तो है, हैरान कुन है। लेकिन इन्हीं 36 घंटों में एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी वो सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब कर रहे थे और वो जिस तरीके से गरजे हैं, बरसे हैं, चमके हैं और उन्होंने ललकारा है, ये वंस अगेन एक चैलेंज है टू दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस मंसूर अली शाह। वो ये कहते हैं कि आईनी अदालत ज़रूरी भी और मजबूरी है, बना कर रहेंगे। अब आप हमें ये समझाएं कि अगर नंबर मौजूद नहीं है और नंबर आपके पास पूरा करने के लिए कोई तरीक़ाकार मौजूद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, इसका मतलब ये है कि बिलावल भी इस बात पर अब शायद पुरयकीन है कि इस फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा। स्पीकर कौमी असम्बली का जो लेटर है वो प्रिवेल करेगा और इलेक्शन कमीशन उसके मुताबिक मखसूस नशस्तें अलॉट कर देगा, ना कि ये कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद हो। तो फिर तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी चैलेंज खड़ा कर दिया। मेरा ये ख्याल है कि फैसले पर अमल ना होना सिस्टम को चलने नहीं देगा। दूसरी बात जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे हैं और जो हुकूमत कह रही है, मेरे सिर्फ एक दो बड़े सादे से सवालात हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी हैं पीपल्स पार्टी के, मुस्लिम लीग नून है या ANP है या जो उनके इत्तेहादी थे या हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों से जब हमने पूछा, जो पार्लियामेंटेरियन से, कि वो जो मुजव्वज़ा ड्राफ्ट था 54 तरामीम का क्या किसी ने देखा, तो उनमें से 60, 70, 80% जो है वो कह रहे हैं उन्होंने देखा, मतलब पढ़ना तो, और जो कह रहे हैं कि देखा है वो झूठ बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं देखा है वो झूठ बोल रहे हैं। तो हालत ये थी कि एक खुफिया तरीके से रात के अंधेरे में इतनी बड़ी आईनी तरमीम करना चाह रहे थे कि वो आईनी तरमीम नहीं, पूरा आईनी जो है वो बदलने की कोशिश थी, जिसको जो है वो रोका गया। और अब जो वो बात कर रहे हैं 63A वाली, उस पर आते हैं।
63A को सपोर्ट कर रहे हैं। अंदाज़ा लगाएं कि आप आइनी तरमीम, आइन को बदलना चाह रहे हैं, आप आइनी अदालत बनाना चाह रहे हैं, तो 63A में आप समझते हैं कि 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने केस लगाया है, वहाँ अगर उनकी अपीलें मंजूर हो जाती हैं तो वो रास्ता खुल जाएगा फ्लोर क्रॉसिंग का, और फ्लोर क्रॉसिंग के जरिए आप आइनी तरमीम लाएंगे। ये अलग से इसके सवालात हैं। और जो अभी 30 सितंबर को एक और जो मामला होना है कि 30 सितंबर का बेंच आगे बढ़ सकेगा या नहीं बढ़ सकेगा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जस्टिस मुनीब अख्तर उस बेंच में है, और जस्टिस मंसूर अली शाह ने, क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर का अपने खत में पूरा केस लड़ा है कि उनको क्यों कमेटी से अलग किया गया, तो अब ऐसे लगता है कि 30 सितंबर को जस्टिस मुनीब अख्तर उस बेंच से अलग हो सकते हैं मुमकिना तौर पर। अभी खबर नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब, जो अगर ये 63A की जो है वो नजरसानी मंजूर होती है, तो फ्यूचर में वो बेनिफिशरी हो सकते हैं उन आइनी तरामीम की जो मुस्तकबिल में होनी है। तो उन पे भी ये सवाल आ सकता है और उन पे एतराज आ सकता है कि आप बतौर चीफ जस्टिस ये केस ना सुने, क्योंकि इस केस का जो फेट होगा उस अगर मंजूर होती हैं तो आइनी तरमीम आएंगी, आप उससे बेनिफिशरी होंगे, तो इसलिए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आप ये केस ना सुने। तो ये चीज़ें मल्टीपल आ सकती हैं, लेकिन फ्लोर क्रॉसिंग के जरिए आइनी तरमीम पर नज़र रखना बिलावल भुट्टो जरदारी का, ये एक तो हैरान कौन है। फिर जो इन्होंने स्ट्रक्चर, जो पूरा जो अदलिया का जो स्ट्रक्चर हिलाने की जो कोशिश है, उस पर मुझे तो ऐसे लगता है कि कोई ऐसा काम भी उन्होंने नहीं किया कि ये चलेगा कैसे, क्योंकि जो स्ट्रक्चर वो लाना चाह रहे हैं ये 100% है। ये हुकूमत वक्त को मुख्तसर वक्त के लिए तो सपोर्ट कर देगा, इस सिस्टम को चला देगा, लेकिन आगे चलकर ये जो स्ट्रक्चर बदलेंगे ये इन्हीं के खिलाफ जो है इस्तेमाल हो सकता है। सही, बिल्कुल जी। फैसला कुन मार्के का फैसला कुन वक्त जो है वो शुरू हो गया है, और अब वो वक्त है जब आपको हर चंद घंटे के बाद इसी मामले में बड़ी पेशरफ्त मिलेगी, क्योंकि हमें शहर इक़्तिदार के बामुदर ये सरगोशियाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 25-26 अक्टूबर D-Day है, जो होना है उससे पहले होना है, और उस वक्त तक जो डेवलपमेंट्स हो जाएंगी वही तयन करेंगी कि जो मौजूदा निज़ाम, मौजूदा हुकूमत है वो किस हद तक चल पाएगी, या रेंगेगी, या भागती दौड़ती हुई नज़र आएगी, अपोजिशन का क्या मुस्तकबिल होगा, मौजूदा हुकूमत का क्या होगा। ये सारी जो चीज़ें हैं ये डिटरमिन होनी है। आने वाले चंद हफ्तों में इस पर नज़र भी रखेंगे और गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।